वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक की अच्छी पकड़ रखने वाले आप बलवीर सिंह आसर जी का बोलो इंडिया एक्सप्रेस के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे सर 2-3 सवाल हैं, जो सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर बहुत अहम है। हमारा पहला सवाल सर आपसे ये है कि किस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के नारे को रोक पाएगी, या इनकी जोड़ी धरी की धरी रह जाएगी और 400 पार का जो नारा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरा कर लेगी। क्या कहना है आपका? देखिए पंकज, एक बात 400 पार की बात यहाँ न की जाए, क्योंकि 400 पार उन्होंने ओवर इन ऑल इंडिया कहा है। ओवर इन ऑल इंडिया में सब जगह फाइट है ना। हिंदी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी का जो रंग है वो काफी गाढ़ा चटक रंग दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। दक्षिण भारत में कांग्रेस फाइट दे रही है और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रीय दल भी वहाँ वर्चस्व बनाए हुए हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी की एंट्री थोड़ी सी वहाँ पर कठिन है। और कर्नाटक को छोड़ दें तो दक्षिण के तमाम दूसरे राज्य हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए आपने सवाल किया कि अखिलेश और राहुल की जोड़ी क्या 400 पार के नारे को मिथ्या साबित करेगी? तो हम चूंकि ये जोड़ी प्रभावी हो रही है यूपी में, जैसा कि आपने कहा कि 24 की लड़ाई यूपी पर चलाई, तो यूपी में अब सक्रियता इस जोड़ी ने दिखाना शुरू किया है। इसके पहले भी विधानसभा चुनाव में इस जोड़ी ने भरपूर जमकर प्रचार किया था, जनता को कन्विंस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रही और प्रचंड बहुमत के साथ फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये बहुत अरसे बाद हुआ कि लगातार यूपी में एक ही पार्टी की 2 बार सरकार बनी हो। हाँ, ये बहुत अरसे बाद। ये कांग्रेस के समय हुआ था और कांग्रेस के बाद फिर कोई उसको तोड़ नहीं पाया, उस रिकॉर्ड को। ये भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ तोड़ा है ना। तो वो जोड़ी एक अवसर में विधानसभा स्तर पर कहीं ना कहीं फेलियर साबित हो चुकी है और उसको भारतीय जनता पार्टी बार बार याद दिला रहा है। जो भी नेता है भारतीय जनता पार्टी का, प्रमुख रूप से मोदी की बात करिए, जो भी मोदी की सभाएं हो रही हैं उसमें वो यूपी के इन 2 लड़कों कहते हैं 2 लोगों की फ्लॉप फिल्म जोड़ी वो अपनी फिल्म बनाने आए हैं। तो कुल मिला के ये तो उनकी अपनी देखो प्रचार में एक दूसरे पर टिप्पणियों का सवाल है, हमारा उससे कोई मतलब लेना देना नहीं, लेकिन हाँ वो उनका मखौल उड़ाएंगे, वो उन पर चढ़ाई करेंगे। यही प्रचार कर रहे हैं। सही है। तो कहने का मतलब ये है कि 80 सीटों की जहाँ तक बात है उसमें कितना असर करेगा। एक पिछला रिकॉर्ड जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं रहा, वो लोकसभा चुनाव में तब जब हाल में ही राम मंदिर जैसा भव्य आयोजन हुआ हो और उस आयोजन को भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से प्रायोजित किया और हमें लगता है कि ये चुनाव के लिए ही प्रायोजित किया गया। चलिए, बहुत अच्छी आपने बात बताई। स्पष्ट रूप से ये कहा जाए, अब उस वातावरण में जनता को ये कितना अपने समर्थन में ला पाते हैं, ये थोड़ा सा कठिन इस बात और की... एक कारण उसका ये पूरी बात सुनिएगा। इधर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मतलब उत्तर प्रदेश में सभाएं करना और ये अपनी उपलब्धियों का बखान करना और बार बार याद दिलाना था कि देखिए तुम्हारी आस्था का 500-550 साल की मानसिक दास्ता का वो टूटा और भ्रम टूटा और सत्य साबित हुआ, राम मंदिर बन गया, वहाँ भव्य आयोजन हुआ। तो वो उस कुल मिला के जो उनकी विचारधारा है, हिंदुत्व का भाव जागृत करके फिर वो एकजुट ध्रुवीकरण चाहते हैं। उसी ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुस्लिम करके, जैसा कि आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करके ये अपना बहुमत हासिल करते हैं। तो ऐसा इस बार होने वाला नहीं, क्योंकि हम बहुत सारी जगह जाते रहते हैं। क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, इसकी गारंटी ना आप ले सकते हैं ना मैं ले सकता हूं। नहीं, आगे मेरा सवाल सुनिए। जो वातावरण है, वातावरण पर ही हम लोग चर्चाएं कर सकते हैं, तो उसी के अनुमान लगा सकते हैं। आपका कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर राम मंदिर का मुद्दा ज्यादा हावी होगा क्या? अच्छा, ये जैसे विपक्ष लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है। नहीं, विपक्ष उठा रहा है, हम भी जानते हैं ना। पूरी बात सुन लीजिए कि विपक्ष का मुद्दा ये पूरी तरह से महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है। सवाल एक ही खड़ा होता है कि जब आपकी सरकारें थी तब आपने बेरोजगारों के लिए कितना किया, वो आंकड़े भी तो सामने आप रखिएगा कि हमने इतने मतलब जनता को रोजगार दिया और हम अगर बन गए तो इससे भी ज्यादा देंगे, समझे।
तो जब आपने सरकारों में रहते हुए वो कार्य नहीं किए जो आप आगे करने का एक वादा कर रहे हैं, तो उस वादे को जनता कितना भरोसा करेगी, ये उसकी मनस्थिति पर है। और ये तो वहाँ पर मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, तो मोदी के इससे पहले कई सारी बातें आई थी सामने कि 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, और हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, हम भारत में बुलेट ट्रेन चलाएंगे, हम भारत में 100 स्मार्ट सिटी देंगे, हम भारत में हर नौजवान को कहीं ना कहीं एक बढ़िया एंटरप्रेन्योर बनाएंगे। तो ये सब बातें जब वो जुमले नहीं साबित हुए तो गारंटी कैसे साबित होगी? ये भी तो है ना। सरकार होती है, उन बातों को विपक्ष की भाषा में जुमला मत कहिएगा, हम आपको सलाह देते हैं। कारण उसका ये है कि जब 14 के पहले मुख्यमंत्री थे और उस समय प्रधानमंत्री पद के लिए प्रत्याशी बना दिए गए थे नरेंद्र मोदी, तो सभाओं में इन्होंने ये कहा था कि हम विदेशों से पैसा लाएंगे और इतना पैसा लाएंगे कि अगर वो वितरित किया जाएगा तो हर नागरिक के हिस्से में 15-15 लाख रुपए आएगा। ये नहीं कहा था कि हम देंगे। अच्छा, तो एक भी पैसा नहीं आया। और उसको विपक्ष ने दूसरे ढंग से मोटिवेट किया कि इन्होंने तो कहा था कि 15 लाख हम सबके खाते में डाल देंगे। हमने भी भाषण सुना था और ये सभाओं में लगातार मोदी कह रहे थे। उस मुहिम में ये उतना खरे साबित नहीं हुए हैं, ये बात सच है। जैसा कि इन्होंने वादा किया था प्रधानमंत्री मोदी ने कि हम बाहर से जो गुप्त धन है स्विच बैंकों में जमा है वो इतना मतलब ले आएंगे जिससे, जबकि भले ही कांग्रेस के शासन के बैंकों के घोटाले करके हर्षित मेहता और तमाम ये लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं, यहाँ से विदेशों में शरण पाए, नीरव मोदी हो या और कोई भी हो, तो जब इनका आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो सर, एक इसी जगह में सवाल और जोड़ना चाहेंगे कि ये सारे मुद्दे जो बातें जो उस समय मोदी जी ने दिए वादे किए, तो वहाँ पर जिस तरीके से विदेशों से काला धन नहीं आया, जितना विदेशों से काला धन नहीं आया उससे ज़्यादा भारत पर कर्जा हो गया। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। अच्छा, आप ये कर्ज तो आप देख रहे हैं, विकास नहीं देख रहे हैं। पर ये काम कहाँ से हो रहा है, कैसे से हो रहा है ना, तो वो कैसे भी मैनेज कर रहे हैं अगर है, लेकिन आपको विकास के उससे तो जोड़ रहे हैं, जनता को सुविधाओं से तो जोड़ रहे हैं विकास के जरिए। तो विकास होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट सरकार का होता है, सरकार ने अपने ढंग से दिया है ना, तो उसको उस ढंग से और कैसे उसका वो होगा रिकमेंडेशन होगा, वो भी अपनी उनकी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को पालन कर रहे हैं, समझे। तो आप ये आरोप नहीं लगा सकते हैं। सर, हम आरोप नहीं लगा रहे, ऐसे लोगों के कहने होते हैं ना मार्केट। अब हम बहुत जगह जाते हैं तो लोगों के ऐसे भी तर्क होते हैं, ऐसे भी सवाल होते हैं। विपक्षी नेताओं के अलावा जनता के विचार नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। विपक्षी नेताओं ने, भाई जाहिर सी बात है विपक्ष है तो हम समीक्षात्मक रूप से आलोचना करेंगे। आलोचना के आधार न मिल पाने के कारण तो अब विपक्ष की बात आ जाती है। एक मिनट सर, विपक्ष की बात आ जाती है कि अब विपक्ष में तो तेजस्वी यादव भी है, अभी उन्हें हाल ही में 3-4 लाख लोगों को रोजगार दिया, तो ये बात तो तेजस्वी यादव खंडन करते हैं कि यहाँ रोजगार मिल सकता है। तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं दिया रोजगार? भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं दिया सरकार रोजगार? अगर सरकार किसकी थी वहाँ पे? पहले उनकी थी, नीतीश कुमार जी की, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो आप क्रेडिट मुखिया को देंगे या प्रोपोगंडा बना के किसी डिप्टी चीफ मिनिस्टर को देंगे? अगर उन्होंने ये मैनेजमेंट किया तो वो नीतीश कुमार का ही मैनेजमेंट कहा जाएगा। प्रपोजल मुख्यमंत्री के पास गया होगा, उस प्रपोजल पर संतुष्टि मुख्यमंत्री की हुई होगी, इम्प्लीमेंट भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुआ होगा, तब वो बना। आप अकेले उसका क्रेडिट क्यों लेना चाहते हैं? बिल्कुल, चेहरा बनने के लिए अच्छी बात कही आपने। चलिए, ये आज के विचार थे लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर। आज जिस तरीके से तीखी प्रतिक्रिया हमारे और सर के बीच में हुई, इसी तरीके की प्रक्रिया और इसी तरीके से तर्क और इसी तरीके से अधिक जानकारी को लेकर बने रहिए हमारे साथ। मैं था पंकज कुमार, आप देख रहे थे बोलो इंडिया एक्सप्रेस। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।